आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर वाराणसी से है। कमांडेंट राजेश्वर बालापुरम और साथ ही बटालियन वार्षिकोत्सव के अवसर पर ली स्पेशल गार्ड की सलामी और साथ ही सभी को दी बधाई एवं बटालियन के कार्यों को याद किया। किसी भी बटालियन के लिए उसका वार्षिकोत्सव अपना विशेष महत्व रखता है। 95 बटालियन सीआरपीएफ परिवार के लिए इस दिन का उतना ही महत्व है जितना कि किसी व्यक्ति के जन्मदिन का होता है। 95 बटालियन सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के कारण प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 38वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर ने स्पेशल गार्ड की सलामी दी और साथ ही सभी कार्मिकों को बधाई दी एवं बटालियन के कार्यों को याद किया है। इस अवसर पर वाहिनी मुख्यालय में शाम के समय एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार डीआईजीपी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। वाहिनी के जवानों ने विभिन्न प्रकार के लोकगीत और साथ ही लोक नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण में संगीत घोल दिए। इस अवसर पर सभी अधिकारी, जवान एवं उनके परिवार सम्मिलित हुए। मैं राजेश्वर बालापुरकर कमांडेंट हूँ सीआरपीएफ में और 95 बटालियन का आज 38वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। 1/4/1988 को जो है मोकामा घाट में इसकी स्थापना हुई थी और देश के विभिन्न राज्यों में जो है नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी जो राज्यों में अपनी सेवा करने के पश्चात 2007 से हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी की सुरक्षा में तैनात है। कैसा कार्यक्रम यहाँ पे आज हर वर्ष जो है स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो भी शहीद होते हैं हमारे उनके कार्मिकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद हमारा सैनिक सम्मेलन होता है, विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो है मेला का भी आयोजन करते हैं और उसके बाद एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ हम एक बड़ा खाना आयोजित करते हैं और साथ ही हमारे सीआरपीएफ को जो भी हम मदद करते हैं या हमारे सहयोगी है उन सबको हम सम्मानित भी करते हैं। हमारे देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? भारत देशवासियों को मेरा बस यही एक संदेश है कि सब एकजुट रहे, एक साथ रहे और हमारे पृथ्वी का संरक्षण के लिए हमें वृक्षारोपण और स्वच्छता का बहुत ज़रूरत है, उसको रखें और साथ साथ हमारी काशी को हरा भरा रखें। जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय क्षेत्र में गंगा को निर्मल बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पिछले करीब 6 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। इस देरी का खामियाजा सीधे तौर पर गंगा नदी और आसपास के पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है। शहर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले लाखों लीटर गंदा व केमिकल युक्त पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के प्रतिदिन सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। रोला गांव स्थित गंगा किनारे करीब 126 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एसटीपी का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका। जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहा है, जबकि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे, गंभीर होते जा रहे। गंदे पानी का असर इतना खतरनाक है कि आसपास की जमीन बंजर होती जा रही और जल में ऑक्सीजन स्तर घटने से जलीय और साथ ही जीव जंतु के अस्तित्व को भी खतरा मंडरा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण की स्थिति से चिंताजनक है ये बात और साथ ही परियोजना में देरी का एक बड़ा कारण भूमि अधिग्रहण को बताया जा रहा है। रौनक गांव के भूस्वामी अमित तिवारी ने बताया है कि उनकी 18 बिस्वा जमीन में 8 बिस्वा का अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि शेष जमीन प्लांट के बीच में फंसकर बेकार हो गई है। और इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि 126 करोड़ की इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण देरी हुई है, लेकिन जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि नगर के साथ साथ अन्य नालों को भी इस एसटीपी से जोड़ा जाएगा, जिससे दूषित पानी गंगा में रोका जा सके जाने से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित तिवारी है, पिताजी का नाम श्री शिवाधार तिवारी है। अमित जी, आपके गांव में स्थिति बन रही है जी और आपकी जमीन उसमें जा रही है, क्या दिक्कतें आ रही है आपको मुआवजा लेने में? जो जमीन जा रही है उसका जो है पहले राजस्व विभाग की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, उसका मुआयना किया गया और उनको पीछे के डेट से जाके उसकी मुआयना करके खतौनी का उसके बाद इसका अंश निर्धारण करना था, लेकिन उन्होंने वर्तमान समय में जो चल रहा था उसी पे उन्होंने कार्य किया और उसका अंश निर्धारण सही से हो नहीं पाया। जो मेरा 18 बिस्सा का नंबर था वो 8 बिस्सा उस समय था पेपर में, लेकिन उन्होंने 8वें बिस्से पे वो अंश निर्धारण कर उसका मुआवजा भी मंगा लिया, वो शायद शासन के द्वारा आ गया। अब वो लोग कह रहे हैं जब मैंने अपना मुआयना कराया और अपना खतौनी सही कराया तो मेरी जमीन जो है 18 बिस्सा निकली। फिर अब शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप 8 बिस्सा का मुआवजा ले लीजिए। आप क्या चाहते हो?
हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा 18 हिस्सा जो टोटल जमीन है उसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाए और हम देने के लिए भी तैयार हैं। अगर 8 हिस्सा आगे से ले लेती है फिर आपको 10 हिस्सा में क्या दिक्कतें आएंगी? 10 हिस्सा मेरा बीच में पड़ जाएगा, वो उनका हो नहीं पाएगा, फिर मैं वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। STP जहाँ बन रहा है आप जानते ही हैं, हर प्रकार की दिक्कतें आती हैं, दुर्गंध वगैरह सारी चीजें। अब वही बीच में आएगा, सेंटर पॉइंट पे है मेरी जमीन, तो मैं उसमें 10 हिस्से में कुछ कर नहीं पाऊंगा। अधिकारियों से इस संबंध में बात हुई तो उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब तो शासन के द्वारा पेमेंट आ चुका है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम, आप 8 हिस्से का पैसा ले लीजिए, नहीं तो आपको तरह तरह की धमकियां भी आ रही है कि नहीं, आपको गंगा के किनारे कर देंगे या नाले के किनारे कर देंगे, जबकि मेरी जमीन सेंटर पॉइंट पे है। सर, रोहना गांव में STP बनाया जा रहा है और कितने की लागत से बन रहा है और कब तक तैयार होगा? देखिए, रोहना गांव में जो STP बनने के प्रोसेस में है उसमें लैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है और उसका टेंडर वगैरह भी यूपी जल निगम ग्रामीण द्वारा कर दिया गया है, वो भी फाइनल वाली स्टेज पे है और बहुत जल्दी ही उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। ये लगभग टोटल ओवरऑल 126 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जो डिटेल में मतलब यूपी जल निगम ग्रामीण साहब को भी पता चल सकता है। प्रोसेस तो शुरू हुए करीब 5 से 6 साल हो गए, अब तक क्या दिक्कतें आ रही? बीच में कुछ लैंड इशूज थे और भी कई मतलब इशूज थे, लेकिन अब वो लैंड वाला इशूज तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है और टेंडर भी अब फाइनल हो गए हैं। अब चीजें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू रह गया है, चीजें फाइनल वाले स्टेज पे हैं और काम कभी भी थोड़े बहुत टाइम में शुरू हो जाएगा। हम लोग मौके पर गए थे, एक ग्रामीण से देखी लैंड जा रही है, उनको कह रहे हैं कि हमारी जमीन बीच में है और जो हमारी जमीन बच रही है वो तो नहीं मिल पाएगी, सब समाधान नहीं निकाल पा रहा, पालिका इसलिए जमीन नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, उनकी जो जमीन है, क्योंकि उनका एरिया जितना हम लोगों को चाहिए, उन लोगों से हम लोगों ने प्रयास भी किया था, उनके सभी लोगों ने दे भी दिया है। 1-2 लोग हैं जो नाम मात्र का जिनका एरिया है, ठीक है, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया अगर वो चाहें तो भी हम लोग ले सकते हैं। अदरवाइज उनका इतना माइनर एरिया है कि उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। गंगा में लाखों लीटर प्रतिदिन जा रहा है केमिकल युक्त पानी और नहीं लगता है कि फैक्ट्री वालों को भी STP लगानी चाहिए अपने यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ से जो पानी जा रहा है उसमें हम लोग बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ केमिकल उसमें यूज करते ही उसको सही करते हुए ही गंगा में प्रवाहित कराया जा रहा है। जब तक STP का निर्माण होगा तब तक ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। और बाकी और भी अगर मान लो है, क्योंकि नगर पालिका जो क्षेत्र है उसके बाद बहुत सारे और सारे गाँव भी आते हैं, तो उसमें वो सब चीजें अगर ऐसी आ रही। खबर श्रावस्ती से है, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग, 2 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। पुलिस, ग्रामीण और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और साथ ही कुछ खड़ी फसल तो वहीं कटे हुए गेहूं के अवशेष भी जलकर राख हो गए हैं। खेत में आग की लपटें देख शोर मचाते दौड़कर खेत पहुंचे ग्रामीण। तेज हवा के चलते कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंचे राजस्व निरीक्षक और साथ ही देखभाल ने नुकसान का किया है आकलन। खबर श्रावस्ती से है, जहां गिलौला में अवैध रूप से चल रहे मिश्रा पाली क्लिनिक पर CHC अधीक्षक की टीम का छापा पड़ा है। बिना डॉक्टर और साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ के 2 गर्भवती महिलाओं का इलाज करते मिले लोग। संचालक विमलेश मिश्रा वैध कागजात नहीं दिखा सके, क्लिनिक किया गया सीज। 27 मार्च को इसी क्लिनिक में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत होने का मामला सामने आया था। इलाज कर रहे युवक शिव पूजन खुद को सीखने आए बताया है। दोनों गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस से CHC भेजा गया। आशा कार्यकर्ता की सूचना पर कार्रवाई, मामले में आगे की जांच जारी है।
सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव के पास लगभग 800 मीटर की दूरी पर घात लगाए बैठे 3 हमलावरों ने एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा ले जाया गया है, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर भी कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं भवानीगंज थाना अध्यक्ष ब्रजेश सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नियंत्रण नहीं हो पा रहा। उस पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है। मीडिया से बात करते हुए घायल युवक ने बताया कि भवानीगंज चौराहे पर दवा लेने में गया था, वापस लौट रहा था, तभी पुल के पास सुनसान जगह पर आकाश हमारी गाड़ी रुकवाई। इसके साथ 2 लोग और भी थे। मुझसे बात की, जैसे ही आगे बढ़ा तभी धारदार हथियार से मेरे सिर पर हमला कर दिया। मैं भागने लगा तो मेरे दूसरे कंधे पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया है। क्या नाम है आपका? महबूब भाई, ये कैसे क्या घटना हुई? आपके पट्टी उट्टी लगा हुआ है? मैं गया था भवानीगंज सर दवा लाने के लिए। लौटने के टाइम में 3 लोग नहर पे एक सुनसान जगह है, उधर आके 3 लोग गाड़ी रुकाए मेरा। आकाश गाड़ी रुकाया, उसके बाद में 2 मिनट बात किया, उसके बाद में चेहरा दिखाया, उसको मैं पहचान लिया। बाद में जैसे मैं चलने लगा, उनसे पीछे से भी एक आके मेरे सिर में मार। क्या आकाश ने मारा? किसी और ने? 2 लोग और थे, उनको नहीं पहचानते? उनको नहीं पहचाना। किस चीज से मारे? कोयता से। कोयता? अच्छा। मारा, फिर उसके बाद में मेरे को फिर दोबारा उतरा, जैसा बाइक से कंधे में मार दिया सर जी। हाँ, फिर उसके बाद भागने लगा, फिर दूसरे वाले कंधे पे वैसा भी करके से वहाँ से नहीं बच गया। क्या कोई दुश्मनी पुरानी? नहीं, उससे मेरा कोई कभी झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं पुरानी कुछ भी नहीं। चलिए ठीक, थाने पे दिया आपने तहरीर? पुलिस क्या कह रही है? अभी चल रहा है। महबूब, पिताजी का नाम? समीउल्लाह। क्या हुआ है? भवानीगंज से मैं जा रहा था, उसके बाद में मंगलपुरवा आगे जो नहर है उधर आकाश था, मास्क खोला, उसका देख लिया मैं। उसके बाद 2 लोग और थे, 3 लोग मिलके भी मारे मेरे। किससे मारे? पीछे से एक आके मार दिया है, फिर मैं पकड़ के बैठ गया उधर। फिर इसके बाद में सामने वाला जिसको मैं देखा हूँ आकाश को, वो जेब से कुछ निकाला है, छुरी जैसा टुकड़ा। उसके बाद निकाल के मारने लगे, खेद के मेरे को मारे। क्या पूरा मामला है, सब बताएं। सर, मेरा लड़का घर पे था, मेरा लड़का चाबी मांगा कि अब्बा मेरा तबीयत खराब है, यारो दवाई। डॉक्टर के पास गया, दवाई। जब वहां से रिटर्न आया तो शमसुद्दीन के पास जब रिटर्न आया वहां से, तो कुछ लोग रास्ते में मिल गए, मार दिए। फिर बाद में जब यहाँ से फोन लगाया था, फिर रिटर्न शमसुद्दीन के पास के बाद तो कहने लगा कि मुल्ला जी को तुम्हारा लड़का कोई मार दिया। तब मैं अपनी लड़की के पास लगाया, तो बोले अब्बा हमको बहुत बुरी तरीके से मार दिया आकाश। खाली उसी को मैं छीन पाया, बाकी 2 को नहीं छीन पाया, पीछे से मार। क्या नाम? आकाश? आकाश पीछे से, लेकिन आकाश से कोई लेना देना नहीं है, जो मारा है पीछे से वो हाजिर हो जाए बस। कोई पुरानी रंजिश है कुछ? कोई पुरानी रंजिश आकाश होगा। क्या किस चीज से? कोई हथियार से मारे हैं या? ये हथियार का साहब हमको मालूम नहीं, लेकिन मालूम पता है कोई हथियार से मारे जरूर भाई। जितना बड़ा घाव है देख लीजिए ना। क्या नाम आपके लड़के का है? महबूब। महबूब। किस गांव के रहने वाले हैं आप? धौरहरा जी। थाना? भवानीगंज। फिर वहां से हमको को लेके गया, तो फिर यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया। फिर उसके बाद में पुलिस केस की। एप्लीकेशन दे दिए आप? हाँ, दे दिए।
लखनऊ में मिशन शक्ति पर उठे बड़े सवाल, सड़कों पर उतरी 1076 हेल्पलाइन की महिला कर्मचारी। कम सैलरी और शोषण के खिलाफ बुलंद की आवाज, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने से रोका गया। रोती बिलखती बेटियों की तस्वीरें आई सामने। महिला सशक्तिकरण के दावों पर खड़े हुए सवाल, अपनी ही शिकायत सुनने की तरस रही हैं शिकायत सुनने वाली बेटियां। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पर सख्ती के आरोप, सरकार की नीतियों के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश जारी है। क्या आवाज उठाना भी गुनाह है? प्रदर्शनकारी महिलाओं का सवाल है। विपक्ष ने सरकार को घेरा, मांगा जवाब। मिशन शक्ति की जमीनी हकीकत ने सबको झकझोर दिया। हम लोगों को बचाओ सर, क्या करें, क्या करें, बचाओ सर। श्रावस्ती गिलौला में अवैध रूप से चल रहे मिश्रपाली क्लिनिक पर सीएचसी अधीक्षक की टीम का छापा पड़ा है और साथ ही बिना डॉक्टर प्रशिक्षित स्टाफ के 2 गर्भवती महिलाओं का इलाज मिला है करते हुए लोग। संचालक विमलेश मिश्रा वैध कागजात नहीं दिखा सके, क्लिनिक किया गया सीज। 27 मार्च को इसी क्लिनिक पर इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था। इलाज कर रहा युवक शिव पूजन खुद को सीखने आया बता रहा। सीतापुर जनपद के रेउसा क्षेत्र के खरौहा गांव में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को रेउसा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को बहराइच रोड स्थित शेखनपुरवा पुलिया के पास से धर दबोचा है, जिससे मामले का पर्दाफाश हो सका। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोज अली पुत्र हलीम और साथ ही रेशमा पत्नी अनीस निवासी ग्राम खरौहा शामिल है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू तथा घटना के समय पहनने गए कपड़े की बरामदगी की है, जो मामले में अहम साक्ष्य माने जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि रोज अली और साथी रेशमा के बीच पिछले करीब 5 वर्षों से प्रेम संबंध थे। मृतक हसीन को इस संबंध की जानकारी हो गई है, जिसका वह लगातार विरोध कर रहा है। आरोपियों को आशंका थी कि हसीन इस बात को परिवार और समाज के सामने उजागर कर देगा, जिससे उनकी बदनामी भी हो सकती है। बहराइच जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान गुलफशा 22 वर्षीय के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 2 साल पहले मौरही गांव के निवासी खुर्शीद के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार उन्हें अचानक सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है और उसकी मौत हो गई है। जब वे मौके पर पहुंचे तो घटना को लेकर अलग अलग बातें सामने आई और किसी ने जहर खाने की बात कही तो किसी ने हत्या की आशंका जताई थी। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि या तो उसे जहर दिया गया है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सुरक्षा पक्ष से पूछताछ की जा रही है और साथ ही ससुराल पक्ष से पूछताछ जारी है। मामले की जांच भी पुलिस द्वारा करी जा रही है। क्या नाम है आपका? ये मृतक कौन है आपकी? हमारी लड़की है। क्या नाम है? गुलफशा। उम्र 22 साल। कैसे मौत हुई है इसकी? इसकी मौत अचानक हम तो लोग तो थे नहीं, जब वहाँ पहुँचे ये हुआ कि हमारे बहनों हैं बगल में, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी लड़की ख़त्म हो गई। जब हम लोग पहुँचे तो पता लगा कोई कह रहा जहर खा लिया है, कोई कह रहा खिलाया गया है, कोई कह रहा मार दिया है। तो आपका आरोप क्या है? तो मेरा आरोप यही है कि जो भी निकलेगा रिपोर्ट हमारे यहाँ पोस्टमार्टम में जो भी निकलेगा वो खुद ही कार्रवाई होगी उनके ऊपर। हो गई थी वही शादी में, वहाँ ससुराल में हुआ है उसके। ससुराल में मौत हुई है? हाँ। कौन सा गाँव है? ये बौड़ी ही गाँव है? बौड़ी गाँव। थाना मोड़ लगता है। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2 साल पहले। 2 महीने कम ही है 2 साल में। अच्छा, तो आरोप यही है कि कुछ खाया है? हाँ, ये भी हो सकता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकलेगा अभी कंफर्म नहीं कि क्या हुआ है। क्या नाम है लड़की का? गुलफशा। पति का नाम? खुर्शीद। क्या नाम है आपका? ये
क्या नाम है आपका? हरदोई जनपद में अपराध नियंत्रण के तहत चलाए जा रहे अभियान में थाना मझिला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार थाना शाहबाद पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 93/26 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकल्प निवारण अधिनियम 1986 के तहत नामजद अभियुक्त राहुल वर्मा पुत्र भारत वर्मा निवासी ग्राम रोशन नगर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें थाना शाहबाद व थाना पचदेवरा में भी दर्ज गंभीर धाराओं के मामले निकलकर सामने आए हैं। और साथ ही पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही तथा शेष अभियुक्तों की तलाशी जारी है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना बछरायू पुलिस टीम द्वारा थाना बछरायू से लेकर फायरिंग करने वाला अभियुक्त को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। करीब दोपहर, आपको बता दें कि दोपहर में थाना बछरायू क्षेत्र के ग्राम लखमिया में श्री मनवीर सिंह पुत्र होमपाल निवासी ग्राम लंबिया थाना बछरायू जिला अमरोहा मोबाइल नंबर 9917175752 के घर पर आकर अभियुक्त गढ़ देवेंद्र आदि द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट दोनों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बछरायू पर मुकदमा अपराध संख्या 52/2026 धारा 109/352/351 3/3 5 BNS बनाम देवेंद्र व पमित व इकाश पाल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया मुकदमा। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर के प्रसिद्ध और प्राचीन संकट मोचन पनकी धाम मंदिर में नजारा कुछ अलग ही रहा। यहां आज तड़के ही लाखों भक्तों का तांता लगा रहा और साथ ही मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आज के पावन अवसर पर यहां आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ बस जय श्री राम और साथ ही जय हनुमान के जयकारे ही सुनाई दिए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन ने यहां चाक चौबंद व्यवस्था की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुरुष और महिला श्रद्धालु भी अलग अलग कतारें बनाए रहे। पनकी धाम में ये रौनक बता रही है कि अटूट श्रद्धा के आगे बढ़ती गर्मी और लंबी कतारें भी छोटी पड़ जाती हैं। बाहर आके खा लेंगे, रख दिए, अब यही नहीं खा कर रहे हैं लोग बाग। सब अच्छा है, भगवान की कृपा सब बढ़िया, सबसे बहुत अच्छा है। हम तो बहुत कम आते हैं, लेकिन आज हनुमान जयंती इसलिए आज हम आए हैं। मंगल सिंह गौर। हमेशा हनुमान जी के जन्म उत्सव पर कोट कोट पनकी बाबा को कोट कोट प्रणाम। आज उन्हीं के प्रेरणा से मैं बराबर आता हूँ। गांव का प्रधान रहा, 3 बार से जिला पंचायत रहा। एक हनुमान जी गिरवान रुद्रा अवतार है। संसार को उन्हें भगवान राम काज करवे के लिए आए, राम काज करवे के लिए संसार को दिखाया है। कैसे संकट से उबारने वाले हनुमान जी और दुष्टों को वध करके भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी यहाँ पनकी की बहुत बड़ी मान्यता है। मैं यहाँ 30 साल से बराबर आता हूँ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज का आज जन्मोत्सव। हनुमान जी महाराज का आज जन्मोत्सव हमारे शहरवासी प्रदेशवासी बड़े धूमधाम से विभिन्न स्थानों पर मना रहे हैं। उसी प्रक्रिया में आज पनकी दरबार में भी हनुमान जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम सुबह प्रातःकालीन मेला में प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात मंगला आरती होने के बाद पब्लिक को, जनता को, भगवान बजरंगबली के भक्तों को दर्शन करने के लिए पट खोल दिए गए
और 5:30 बजे से इसी तरीके से जैसा भी आप कैमरे में देख आए हैं दिखाएंगे, उसी तरीके से निरंतर कतार में लोग खड़े होकर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में याचना और वंदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सभी भक्तों को दरबार की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं और एक आग्रह भी उनसे करता हूं कि जो नहीं चल सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो अपने घर में ही 11 बार हनुमान जी महाराज के नाम को स्मरण करें और उनकी आरती कर दें। प्रबल भक्ति के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न गिरते देखा। ऐसे हनुमान जी महाराज की सदा जय जयकार हो, सदा जय जयकार हो। जपो निरंतर जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज। खबर कानपुर से है, जहां मोबाइल और इंटरनेट का अनियंत्रित उपयोग युवाओं की एकाग्रता, मानसिक संतुलन और उत्पादकता के लिए गंभीर चुनौती बनता नजर आ रहा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित फाइटिंग डिजिटल और साथ ही एडिक्शन, आपको बता दें कि यहाँ पर एक आयोजन किया गया जिसका नाम था फाइटिंग डिजिटल एडिक्शन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक का संतुलन, उपयोग और साथ ही सफलता की कुंजी है और आने वाले समय में व्यक्ति को काबिलियत और साथ ही उसके डिजिटल व्यवहार के लिए आंकित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि 20वीं शताब्दी में काबिलियत का पैमाना IQ और साथ ही वहां पर उसमें देखा जाएगा। IQ और साथ ही इंटेलिजेंस कनेक्शन था और 21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में वहां पर EQ की मतलब महत्व बढ़ गया है, लेकिन अब डिजिटल युग में DQ यानी कि डिजिटल कनेक्शन तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है और आने वाले समय में यही व्यक्ति की क्षमता का प्रमुख मानक बनेगा। उन्होंने कहा कि आज का समय अटेंशन इकोनॉमी का है, जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां लोगों का ध्यान अपने प्लेटफॉर्म की ओर बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक और साथ ही तकनीकी दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में लगभग 97 करोड़ इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन होने के कारण मोबाइल फोन इस व्यवस्था का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि उपयोगकर्ता बार बार फोन खोले। इसमें कसिनो की स्टॉल और मशीनों की तरह अनिश्चित पुरस्कार का सिद्धांत काम करती हैं, जिससे मस्तिष्क में डिप्लोमिन और साथ ही डोपामाइन रिलीज होता है और व्यक्ति बार बार स्क्रीन की ओर आकर्षित होता है। जो अल्कोहलिक्स होते हैं आफ्टर स्टेज, वो कोई उनको मजा आता कुछ नहीं आता बेचारा, दारू पीने का मजा उसमें कोई नहीं रह जाता है, मजबूरी बनने लगती है। तो जो अब डिजिटल अल्कोहलिक्स है, डिजिटल अल्कोहलिक्स, वो एक चैलेंज है और कानपुर में मोबाइल अगर 2/3 पॉपुलेशन के हिसाब से मान ले, जैसा कि उन्होंने कहा प्रोफेसर संदीप साहब ने, तो विषय हमारी है 40 लाख मोबाइल फोन्स हैं which are serving digital alcohol all 24 hours. No soda is required, no chakna is required, no glass is required, and the whole family drinks together. So comparison के चक्कर में, डोपामाइन कंप्रोमाइज के चक्कर में, टेक्नोलॉजी में जो स्लीपर्स लगे हुए हैं, ऑयली सरफेस जो है, उसके चक्कर में आप फंस रहे हैं और ठीक ठाक फंस रहे हैं। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट अभी हाल में आया था, 938 लोग सिलेक्ट हुए हैं, यूपीपीसीएस, एसडीएम्स एंड ऑल। काफी इंटरव्यूज मैंने देखे उसमें से, और उसमें से काफी बच्चे जो ऊपर लेवल पर ज्यादा लोगों का मेंशन आ जाता है, जो टॉपर्स हैं, लड़कियां टॉपर थी ऑफ कोर्स, 20 में से 13 लड़कियां हैं। आई थिंक 70-80% लोगों के इंटरव्यू में ये कहीं जरूर था कि हम मोबाइल से दूर रह लेते थे। पीवी संधू जो बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर है, इंटरनेशनल चैंपियन है, ओलंपिक विनर है, वो गोपीचंद के एकेडमी में ट्रेन होती हैं और मंडे में सुबह उनका फोन 4 बजे जमा हो जाता है और फिर फ्राइडे इवनिंग में मिलता है उनको, तब वो चैंपियन है। तो फोन के पैसे भी हों और आपने खरीद लिया और खुद ही अपनी बैंड बजा रहे हैं, बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, so that is not going to help.
ये मुझे आप लोगों से कहना था, और इस बात को कहने का आधार एक और चीज भी बन गई हाल में, आई थिंक 24 मार्च या 25 मार्च में, कि आप लोगों ने एक केस सुना होगा, केजीएम वर्सेस मेटा एंड यूट्यूब। सुना किसी ने? केजीएम वर्सेस मेटा एंड यूट्यूब नहीं सुना? अमेरिका में 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले कैलिफोर्निया में एक ज्यूरी ने डिसाइड किया, वही डिसाइड किया जो मैंने आपको अभी बताया प्रॉपर। और उनसे लड़ कौन रहे थे? एप्पल, अमेजॉन, 2 बड़ी कंपनियां लड़ रही थी। फेसबुक, मेटा के ओनर, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, इट्स ऑल ओन्ड बाय मेटा। एंड यूट्यूब तो पता ही है आपको। तो उनके बड़े बड़े लॉयर्स लड़े, बट कंपनी ने जो भी रखा तर्क, और जो तर्क केजीएम के लॉयर, केजीएम इज द एब्रिविएशन ऑफ अ 20-year-old वुमन, जो कि उनका नाम आइडेंटिफाई करना वो नहीं चाहती, तो शी हैज यूज्ड इनिशियल्स केजीएम। 6 साल की उम्र में वो इंस्टा की एडिक्ट हुई, 9 साल की उम्र में यूट्यूब की, और 20 साल की उम्र में डिप्रेशन। उसने इसको चेस किया, और 24 मार्च में अमेरिकन ज्यूरी ने, अभी 1 हफ्ता पहले, ये माना कि जो डीएम कानपुर नगर ने कहा है सब सही था। And they have given the fine amount of say $6 million perhaps or $7 million divided between Meta and YouTube, so that comes out to 50 crores. अब आप में से कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। ये चीजें रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, अवेयर है। एक आईक्यू का टेस्ट हम सब लोगों ने शायद कभी कभी लिया हो, या कम से कम सुन रहे हैं। पिछले, मैं मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में पढ़ा हुआ, ये बहुत कुछ होता है, काफी घिसते रहते हैं। तो आईक्यू का टेस्ट मुझे याद आ रहा, मैंने 82 में 81 में दिया था शायद। आईक्यू के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट पिछले 10-12 सालों में आया, काफी पॉपुलर हुआ, दैट इज EQ. IQ is intelligent quotient, EQ is emotional quotient, emotional intelligence. डेनियल गोलमैन एक बड़े साइकोलॉजिस्ट, थिंकर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका ये ज्यादा पुश हुआ कि साहब इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिक यही कंपैशन, ग्रेटिट्यूड क्या है, आप किसी व्यक्ति की मदद करने की क्षमता है कि नहीं, आपने मुझे कोई कड़वी बात कही तो मैं कितना बर्दाश्त कर लेता हूं, या मार्शमैलो टेस्ट में कितना पास हो जाता हूं। दैट इज अबाउट EQ, IQ, EQ. Now third to my understanding is, I don't know if anybody has coined this word till now, and I am not claiming any copyright, that is DQ, digital quotient. मैंने नहीं पढ़ा था डिजिटल क्वोशिएंट में, ये मैंने खुद एक दिन बैठ के बना लिया माई सेल्फ, ऐसे ही खाली कि आपकी डिजिटल इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितना हैंडल कर पा रहे हैं उस दुधारी तलवार को, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा। डिजिटल इंटेलिजेंस क्या है, इसके लिए भी एक टेस्ट स्केल भी मैंने नेट पे पढ़ा, तो डिजिटल इंटेलिजेंस वर्ड या डीके तो उन्होंने यूज नहीं किया है। इट इज टेस्ट कॉल्ड एज BSMS करके, बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल। सोशल मीडिया से आप कितने एडिक्टेड हैं, ये आप BSMS टेस्ट से पता लगा सकते हैं। वो स्कोर देते हैं 6 से 30 के बीच में, कितना पास है कितना दूर है, आपको देख लीजिए। बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल। तो डिजिटल इंटेलिजेंस आपकी कैसी है, वो ये तय करेगी कि आपके हाथ में, बिकॉज द यूथ आर हियर, कि जो टूल है उसको आप स्मार्टली यूज करेंगे या उस चूहे की तरह खुशी खुशी फना हो जाएंगे। सो आई विश कि ये जो टॉपिक है, मैं पारुल जी का तो बहुत ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं ये बातें अपने घर में कहते कहते अलोकप्रिय हो चुका हूं। पापा फिर शुरू हो गए आप, बट पता नहीं कैसे पारुल जी को क्यों समझ लगा कि मेरी बात कुछ कायदे की है। तो शी टुक द इनिशिएटिव
कि नहीं सर हम लोग इसको करते हैं और मुझे लगता है कि आपकी बात कुछ ज्यादा वजनदार है, किसी और ने उसको लाइटली लिया, इंक्लूडिंग माय ओन फैमिली, बट पारुल टुक इट सीरियसली। क्या कारण है इसके बारे में पारुल ही बता सकती है। सो फाइनली आई हैव टू से आई एम रियली थैंकफुल टू पारुल ऑल्सो। और एक बात बच्चों से कहनी, क्योंकि आप सब सफल तो होना चाहते ही हैं, सब लोग, कोई ऐसा नहीं सफल ना होना चाहता हो, ऐसा कोई है? सफलता के पैमाने तरह तरह के हो सकते हैं। बीइंग आईएएस इज वन ऑफ देम, बीइंग अ गुड आर्टिस्ट, बीइंग अ गुड ह्यूमन, बीइंग अ गुड डॉक्टर, बीइंग अ गुड पेंटर, बीइंग अ गुड स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ गुड फैमिली मैन, ये सब कुछ हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट आईएएस अलोन। कि बच्चों ने डिसिप्लिन को रेस्ट्रिक्शन समझ लिया है। दैट इज द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से टुडे, कि डिसिप्लिन को रेस्ट्रिक्शन समझ लिया है। डिसिप्लिन इज द गारंटी ऑफ फ्रीडम। कैसे? अगर आपका डिसिप्लिन है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे पढ़ने से अधिक मैं कभी किसी को कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। 8 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। 16 घंटे आपके फ्री है। अगर 8 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे, जो भी आप कर रहे हैं, या नहीं खेल पा रहे, स्पोर्ट्समैन है, चेस प्लेयर, तो डिसिप्लिन इज द गारंटी ऑफ फ्रीडम। अगर आप उस समय को डिसिप्लिन से यूज कर लेंगे, यदि आपका डिजिटल इंटेलिजेंस प्रॉपर है, तो इट्स अ गारंटी ऑफ योर प्लेसमेंट, ऑफ योर हेल्थ। अगर आप में डिसिप्लिन है अपनी बॉडी को फिट रखने का, चाहे जिम जाएं, चाहे वॉक करें, चाहे खाने पे कंट्रोल रखें, तो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, इट इज द गारंटी ऑफ फ्रीडम। अगर आप खाने के समय कोई आपके पास, अरे साहब तो मम्मी टोकती रहती हैं, या वाइफ बहुत टोकती है, ये मीठा मत खा लो, सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स अ गारंटी ऑफ योर हेल्थ व्हिच विल गिव यू फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो बच्चों को अगर ये बात समझ में कहीं आ जाए, शायद थोड़ा सा ज्यादा, कि डिसिप्लिन इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, इट इज द गारंटी ऑफ योर फ्रीडम। चाहे हेल्थ वाइज ले लो, चाहे कैरियर वाइज ले लो, और चाहे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने वायरल वीडियो का असर। आपको बता दें कि मढ़ौर पहुंचे पीवीवीसीएल के अफसरों ने किया निरीक्षण। मौके पर पहुंचकर अफसरों ने कमियों को कराया दुरुस्त, लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को किया गया निलंबित। मामले में एक्सीएन और साथ ही एसडीओ को दी गई चार्जशीट। आपको बता दें खबर गाजीपुर से है, जहां ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की वायरल वीडियो का आज असर नजर आया है। वायरल वीडियो में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की व्यवस्था पर नाराजगी के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसे में पीवीवीसीएल के एमडी शंभू कुमार समेत अन्य अफसरों ने गाजीपुर के मढ़ौर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है और मौके पर पहुंचकर इन अफसरों ने कर्मियों को दुरुस्त कराया है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मामले में एक्सीएन और साथ ही एसडीओ के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई। गौरतलब है कि कल ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का फोन पर बात करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सड़क किनारे बिजली के लटके तारों को देख एमडी को फोन कर नाराजगी जताई थी और लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। ऊर्जा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि पैसा सब आगे तार लटका हुआ गिरा था कासनोवा क्षेत्र के माहौल में। सर ये क्या पूरा मामला था सर, और आप लोगों के द्वारा संबंधित क्या कार्रवाई? ऊर्जा मंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने भ्रमण में कुछ जगह पे लाइन जो है वो टूटी हुई मिली थी, तो उस संदर्भ में एमडी साहब को निर्देशित किया था कि इसको ठीक कराया जाए। तो उस संदर्भ में कल ही हमने फिर रिपोर्ट मांगी थी, एससी साहब पर्सनली वहाँ गए थे। तो वहाँ पे एक तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इसकी वजह से वो बेतरतीब लाइन थी, कुछ एक लाइन उतरनी थी, तो वहाँ पे जो भी कमियां थी उनको दूर करा दिया गया है और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी, अभियंता के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। जेई, एसडीओ और एक्शन की चार्जशीट बनाई गई। कार्रवाई सर किनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अभियंता जो बिजली घर के थे उनको निलंबित किया गया है और एसडीओ और एक्शन की चार्जशीट बनाई। आज भी कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, आज उन्होंने जो है अभी सब मीटिंग करके और सारी जगह जो जो चिन्हित की थी
उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। अगर कोई कमी किसी स्तर पर पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। सर, वीडियो में मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आरडीएस योजना का पैसा खा, ये आरडीएस योजना है क्या और पैसा कब है? आरडीएस योजना जो है ये लॉस रिडक्शन स्कीम की योजना थी और कुछ जजर तार बदलने की योजना थी। तो वो जो है सारा कार्य उसमें कंप्लीट हो गया है जोन के अंदर, तो वो कार्य तो पूरा कराया गया है। और क्योंकि वो 100% रिप्लेसमेंट नहीं होता है, उसमें जितना भी स्कीम में सैंक्शन था वो सब कार्य कराया गया है। और अगर प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य दशरथ सोनकर पर एक ठेकेदार के प्रतिनिधि शिवम सिंह के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया। शिवम सिंह ने आरोप लगाया है कि दशरथ सोनकर द्वारा उनसे पैसे की जबरन वसूली की जा रही थी और उन्हें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शिवम सिंह ने बताया कि अप्रैल 2026 को दशरथ सोनकर ने उन्हें फोन पर पैसे के लिए दबाव बनाया और जब उन्होंने कल के लिए कहा तो दशरथ सोनकर ने बिहारी लेबल को गाली देते हुए मारकर काम बंद करा दिया। जब शिवम सिंह वहां पहुंचे तो दशरथ सोनकर और साथी उनके साथियों ने उन्हें भी और उनके भाई को भी मारपीट और धमकी दी है। मेजा थाना पुलिस ने शिवम सिंह की शिकायत दर्ज कर ली और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा भी दिलाई जाएगी। हरदोई में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम में आयोजित महिलाओं की समस्याओं पर हुई है चर्चा। हरदोई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2026 को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हरदोई हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित महिलाओं से संवाद किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों विशेषकर घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के साथ रही घटनाओं के संबंध में जानकारी ली गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा है। जी, मिशन शक्ति 5.0 चरण 2 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज हक की बात जिलाधिकारी के साथ आयोजित किया गया कलेक्ट्रेट सभागार में। इसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ADM साहब, CMO साहब, अन्य जनपद के सभी अधिकारीगण और हमारी मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित रहीं। सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई। कुछ हमारी जो बहनें थी उनकी समस्याओं का हमने त्वरित निराकरण भी कर दिया मौके पे, और कुछ जो समस्याएं ऐसी हैं जो पारिवारिक नेचर की हैं उनके लिए मीडिएशन सेल एवं थाने पे भी रेफ़र किया गया है कि उसका निराकरण किया जाए। कप्तान साहब ने भी बहुत तत्परता से सभी समस्याओं को सुना और पूरा भरोसा है कि हम अपनी बहनों को जो उनका समस्या है उसका निराकरण कर पाएँ। और आप सभी के माध्यम से मैं जनपद की सभी नारी शक्ति को ये आश्वस्त करता हूँ कि हरदोई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तत्पर है कि उनको किसी भी तरीके की अगर समस्या है तो उनके साथ खड़े और उसका हम लोग निराकरण करेंगे। हरदोई लखनऊ मार्ग आज राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया, जब संयुक्त जनादेश पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल मिश्रा ने स्वागत कार्यकर्ताओं की जोरदार शक्ति प्रदर्शन का किया है और साथ ही सड़क से लेकर चौराहे तक सिर्फ एक ही चर्चा, राहुल मिश्रा का स्वागत। आपको बता दें, फूल मालाओं से लदा काफिला नारों और जयकारों के साथ गूंजता पूरा इलाका। लखनऊ में बड़ा आयोजन हुआ है। जिम्मेदारी सौंपी गई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राहुल मिश्रा को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही कई पदाधिकारियों ने भी नियुक्ति पत्र और सम्मान पाया है।
आपको बता दें, हर 15 मिनट में अलग अलग जगहों पर स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जोश, पूरे रास्ते दिखा संगठन का दम। घर पहुंचते ही भावुक दृश्य, मां और बहन ने तिलक लगाकर आरती किया। स्वागत फूल मालाओं से दिया गया आशीर्वाद। प्रदेश अध्यक्ष केपी श्रीवास्तव का बयान, कार्यकर्ताओं की ये एकजुटता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भव्य स्वागत से दिखी संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। पार्टी ने दिया बड़ा संदेश, हम मजबूत हैं। आज तक का सबसे तेज सवाल है। महोबा जिले के जनपद के ऐतिहासिक और आस्था का प्रमुख केंद्र श्री बालाजी धाम मंदिर में चैत्र माह की पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाकर अलौकिक रूप दिया गया। जन्मोत्सव का शुभारंभ भगवान बालाजी सरकार की विशेष अभिषेक और श्रृंगार के साथ हुआ है। प्रभु को नवीन वस्त्र और पुष्प मालाएं अर्पित कर आकर्षक रूप में सजाया गया। इसके पश्चात मंदिर प्रांगण में विद्वान आचार्यों एवं वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच हवन पूजन किया गया। आयोजन को और भी सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हनुमान जयंती पर की गई पूजा से भक्तों के जीवन में संकट और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही प्रभु राम के प्रति अटूट समर्पण और आत्मविश्वास की वृद्धि भी होती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में केवल बालाजी सरकार ही नहीं बल्कि मंदिर में विराजमान भगवान राम, जानकी, श्री कृष्ण, राधा, माँ दुर्गा और भगवान शिव पार्वती को भी नए वस्त्र धारण कराए गए। धार्मिक अनुष्ठानों के समापन के बाद मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में महोबा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर समिति के सेवादार भी मुस्तैद रहे हैं। आस्था और भक्ति के समागम में पूरे शहर को राममय कर दिया और भक्तों का मानना है कि हनुमान जयंती के दिन बालाजी के दर्शन मात्र से ही जीवन की समस्त बाधाएं दूर की जाती है। जनपद हरदोई में आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पिहानी का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे रजिस्टरों व अभिलेखों की गहनता से जांच की गई तथा उनके रखरखाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मालखाना, शस्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी व्यवस्था, हवालात, बैरक और साथ ही भोजनालय का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर अभिलेखों का सही रखरखाव और साथ ही साफ सफाई और कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थाना परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर थाना स्टाफ को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत भी दी गई है।
खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। वाराणसी में आज से प्रारंभ होगा सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य। सीएम योगी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे शामिल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। धर्म व अध्यात्म की नगरी काशी में 3 से 5 अप्रैल तक होगा मंचन। बाबा विश्वनाथ को समर्पित होगा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। 4 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ व काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। जहां एक और देश में हनुमान महोत्सव की धूम मची रही, जसपुर में हनुमान महोत्सव पर्व इस बार अभूतपूर्व बड़े ही श्रद्धा और भक्ति उल्लास के साथ मनाया गया। श्री हनुमंत आस्था धाम में आयोजित भव्य कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। हनुमान महोत्सव को लेकर भक्तों ने बाबा बजरंग बली का वहां पर जगराता किया और वहीं मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। जय श्री राम व बजरंग बली की जय के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। इस दौरान रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कलयुग में भगवान शंकर के अवतार हनुमान को अजर अमर माना जाता है, जो शक्ति, भक्ति, साहस और समर्पण के प्रतीक है। उन्होंने कहा, हनुमान जन्मोत्सव लगातार श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा और हर वर्ष इसमें भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही, जिसके बाद से यह धाम आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन करने, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना के से आते हैं। और रंजीत सिंह ने कहा कि हनुमान जी के जीवन की शक्ति है और उनकी कृपा से ही उनमें आत्मबल, ऊर्जा और साथ ही हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा उन्हें मिलती है। पहले तो मैं सबको जय श्री राम कहना चाहूँगा और आज बड़ा ही पावन और अवसर दिन है। इस दिन श्री बालाजी महाराज का पूरे भारत में जगह जगह मंदिरों पर चोला चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, भंडारे करे जाते हैं, लंगर करा जाता है और इस दिन भजन कीर्तन करके बाबा को मनाया जाता है। और ये श्री बालाजी महाराज एक स्वयं शंकर के अवतार हैं। कहते हैं कि शंकर सुमन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, स्वयं शंकर के समान बैठे हैं। तो सभी ने आज यहाँ पर भी भंडारा का आयोजन करके सभी भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाया और भजन कीर्तन का आनंद भी दिलवाया। पूरे विश्व में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है और उसी क्रम में जसपुर में भी हर मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा हुई, चोले चढ़े और पश्चात भंडारों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तगण हर मंदिरों में जा रहे हैं जिनकी जहाँ आस्था है और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े सब लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ बजरंग बली की जय करते हुए और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आज जो यहाँ का वातावरण बहुत भक्तिमय है और सब लोग यहाँ पुराने समय से ही बजरंगी बाबा को बहुत आस्था के साथ मानते हैं और आज का पर्व जो आया है हर वर्ष की भांति इस बार भी खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में विकास अधिकारी ने ऋषिकेश स्थित 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विकास अधिकारी ने बताया कि समय रहते सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्राथमिक उपचार और साथ ही यात्रा को सुचारू संचालित करने के लिए अस्थायी ढांचे का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है।
और साथ ही यात्रा मार्ग पर ट्रांजिट कैंप में स्वच्छ पानी की उपलब्धता, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने और यात्रियों की जानकारी के लिए जगह जगह होर्डिंग्स लगाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 25 और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सर, चारधाम यात्रा को लेकर आज बैठक की गई है संबंधित विभागों के साथ, क्या क्या इसमें जानकारी ली गई है, क्या क्या निर्देश? देखिए, जैसे आपको पता ही है कि अभी हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने ही वाली है, तो यह नेसेसरी था कि एक हम सभी विभागों को लाइन अप करके जो भी व्यवस्था यहाँ पे करनी है वो टाइमली उसको इंश्योर कराएं। तो उसी क्रम में आज ये हमने टाइमली बैठक करी है। अभी ऑलमोस्ट 16-17 डेज है या चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए, तो जितनी भी यहाँ पे स्थायी व्यवस्था पूर्ण होनी है तो उसको हम टाइमली इंश्योर करेंगे, चाहे पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो और जो अस्थायी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी व्यवस्था हो, वो सारी पूर्ण की जाएगी, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी हम व्यवस्था दे पाएँ, उनको कोई भी परेशानी ना हो, और जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं और जो और अन्य काउंटर्स हैं वो टाइमली सेटअप हो जाए। हमारे जो इसमें पार्किंग व्यवस्था है, होर्डिंग व्यवस्था है, वो भी अच्छे से सेटअप हो जाए। तो उसके हमने सभी संबंधित जो डिपार्टमेंट से बैठक करके उनको आवश्यक निर्देश दिए। सर, एलपीजी और पेट्रोल को देखकर काफी पैनिक देखा जा रहा है। आगे आने वाले जो सोशल मीडिया है उसमें भी तरह तरह की बातें की जा रही है, इसको लेकर शासन प्रशासन क्या करेगा? देखिए, जो आपको पता ही है कि इसमें जो हमारा गवर्नमेंट है वो बहुत ही तत्पर है कि जो भी अफवाहों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और गवर्नमेंट जो भी गैस सिलेंडर्स हैं या एलपीजी है उसकी कोई अभी दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने सब कुछ साफ कहा है, और जो होर्डिंग कर रहे हैं उस पर हमारी क्यूआरटी टीम्स है जो जनपद देहरादून में, वो त्वरित कार्रवाई कर रही है, चाहे ऋषिकेश में हो चाहे देहरादून में हो। तो वो भी हम टाइमली कर रहे हैं, और सबको हमने यही बताया कि घर पे आपको गैस घर पे डिलीवर होगी, कोई भी आपको एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो टाइम फ्रेम गवर्नमेंट से डिसाइड हुआ है, कंपनी से डिसाइड हुआ है 25 डेज और 45 डेज इन रूरल एरियाज, तो उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली टाइमली। खासतौर पर से चारधाम में होटल और रेस्टोरेंट साथ में है, इनको लेकर उसके लिए स्पेशल डायरेक्शन गवर्नमेंट ने भी ले रही है और गवर्नमेंट भी जारी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस की ताबड़तोड़ फायरिंग। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस द्वारा पटेल नगर पुलिस द्वारा 13 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। 9 वारंटियों, 3 वाहन चोरों तथा 1 नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 3 दोपहिया वाहन तथा 10.54 ग्राम अवैध मादक बरामद हुए हैं। नशा तस्करी में लिप्त एक अन्य नशा तस्कर को अवैध मादक पदार्थों के साथ विकासनगर क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 179 वाहन चालकों के एमवी एक्ट में चालान कर वसूला गया जुर्माना। 170 वाहन चालकों ने के माननीय न्यायालय के चालान पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 75 वाहनों को किया है सीज। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 13 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। सत्यापन अभियान के दौरान बिना सत्यापन के रह रहे आपराधिक पृष्ठभूमि में से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के जसपुर के समस्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। ढाबा जसपुर में किया गया, जहां पर आपस में गहन विचार विमर्श करने के पश्चात सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत सूरजपुर के प्रधान गुरमेश सिंह को निर्विरोध संघ प्रमुख संघ का ब्लॉक अध्यक्ष चुन लिया गया है। उनके समर्थन में लगभग 36 ग्राम प्रधानों ने सहमति जताकर सहमति पत्र मीडिया को सौंपा है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान संघ अध्यक्ष गुरमेश सिंह ने बताया कि वह पूर्व में ही सर्वसम्मति से प्रधान संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन पारिवारिक कुछ दिक्कतों की वजह से 1-2 क्षेत्रीय प्रधानों ने बिना किसी सूचना के कुछ प्रधानों को अंधेरे में रखते हुए खुद को प्रधान संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। उसके पश्चात ब्लॉक क्षेत्र के लगभग 36 प्रधानों ने अध्यक्ष गुरमेश सिंह को पास पहुंचकर आपस में हुई कुछ गलतफहमियों को दूर किया है।
पहले प्रधान मतलब के प्रधानों के लिए इन्होंने कुछ इकट्ठे कर 2-4 प्रधान इन्होंने अपना पुनर्गठन कर लिया गया था, जिससे कि मुझे ना मेरी कार्यकारिणी को सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए सब प्रधानों ने ऐतराज जताते हुए दोबारा इकट्ठे हुए। सब प्रधान 38 प्रधान यहाँ मौजूदा थे और इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने मुझे गुरमीत सिंह प्रधान संघ को सब ने चुना है। चुन तो पहले लिया था, लेकिन सहमति फिर दोबारा जताई गई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और जो मतलब काम होगा सब प्रधानों के हित में होगा और हम सब मिलकर 1 महीने में लगभग अपनी प्रधानों की मीटिंग रखे करेंगे, जिससे जो प्रधान को परेशानी होगी उसका सब प्रधान मिलकर संघ साथ में रहकर उनका निवारण किया जा करेगा। मैं अपनी कार्यकारिणी के लगभग कुछ तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ चेंज किए जाएंगे। वो कार्यकारिणी हम देख के सब प्रधानों की मर्जी के साथ में चुन लिए जाएंगे। बैठक हुई है हमारी, उसमें अभी कुछ दिन पहले किसी प्रधान के माध्यम से गलत सूचना के माध्यम से लोगों को बुलाया गया था और उसने अपने आप को अध्यक्ष बना लिया था। आज हम लगभग 35 से 40 प्रधान इकट्ठा हुए हैं और हमने फिर से पुनः गुरमीत जी को ही अध्यक्ष चुना गया। ब्लॉक में 51 ग्राम प्रधान हैं, जबकि लगभग हमारे जो है आज 38 ग्राम प्रधानों ने गुरमीत सिंह को अध्यक्ष चुन लिया अपना, और अभी कुछ प्रधानों का आना और उनकी सहमति बाकी है। इनकी सहमति लगभग गुरमीत जी के पक्ष में ही है, ये मेरा मानना है। रुड़की के मंगलौर में बालाजी जन्मोत्सव पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं सबसे खास बात ये रही कि बालाजी जन्मोत्सव के मौके पर श्री बालाजी जन्मोत्सव समिति की ओर से 3 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। आपको बता दें कि मंगलौर में श्री बालाजी जन्मोत्सव समिति की ओर से हर वर्ष बालाजी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हवन पूजन के साथ भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। मंगलौर में श्री बालाजी जन्मोत्सव समिति ये कार्यक्रम पिछले 16 वर्षों से लगातार करती आ रही। वही कुछ वर्षों से समिति की ओर से हर वर्ष निर्धन कन्याओं को विवाह भी करवाया जाता है। उनका इस वर्ष भी 3 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है। और साथ ही समिति के अध्यक्ष लालू राम गर्ग द्वारा बताया गया कि समिति के द्वारा हर वर्ष बालाजी जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समिति द्वारा निर्धन कन्याओं के लिए ही पहल की गई है, ये जिससे समिति हर वर्ष आगे बढ़ रही है। और समिति के कार्यकर्ता राजकुमार अरोड़ा के द्वारा बताया गया कि इस बार समिति के द्वारा 3 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया है। ऐसा वेस्ट जा रहा था, कोई बैंड बाजे में, कोई इधर उधर। हमने ये सोचा, इसके बाद जो है निर्धन कन्याओं की शादी करने का हमने प्रण लिया और इस प्रण से हम हर साल 1-2 कन्याओं का कार्यक्रम बढ़ाते ही रहेंगे जब तक हमारी हिम्मत देगा भगवान। ये हमारी परंपरा हमने ये डाल दी है। कोई बैंड बाजा, कोई कुछ नहीं करेंगे। ये परंपरा क्या कार्यक्रम आपके यहाँ? आज बालाजी जन्मोत्सव, जी हाँ, 2 अप्रैल को 16वें जन्मोत्सव। हालांकि भगवान का जन्मोत्सव अनंत है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन इस रंगमंच पर 16वें हमारा वार्षिकोत्सव कालू राम जी की अध्यक्षता में हम मना रहे हैं। और उसमें हमने पहले हवन पूजन किया, झांकी का प्रोग्राम है, उसके बाद 3 निर्धन कन्याओं की शादी हम अपने इस महोत्सव समिति की ओर से हम नहीं करते, करने वाला तो बालाजी महाराज है, तो आप लोगों के सभी सहयोग से करते हैं। लेकिन 3 निर्धन कन्याओं की शादी यहाँ पर हम कर रहे हैं। उनका सब दान दहेज जो भी जितना हमसे बन पड़ा है हम उन्हें दे भी रहे हैं। और 3 बारातों का यहाँ पर स्वागत, और सभी हमारे जो नगरवासी हैं, शहर जन हैं और आसपास के सभी लोग यहाँ पर भोजन करेंगे। और ये हमारी व्यवस्था है। इससे पहले भी हमने 2 कन्याओं की 4 की 2 हर साल 2 की कर रहे थे, अब 3 की। 2 वर्ष हो गए हमें कर, पहले 2 कन्याओं की, उससे फिर 2 कन्याओं की और इस बार 3 कन्याओं की शादी हम यहाँ पर कर रहे हैं। 3 कन्याओं का आवेदन आया, हालांकि आवेदन तो बहुत आए, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हमारी भी हो जाती है समिति की तरफ से। इस बार 3 कन्याओं की शादी, और भगवान ने चाहा तो अगले साल 4 की भी करें, बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ाए। क्या क्राइटेरिया लेते हैं आप लोग जब सेलेक्ट करते हैं लड़की? सेलेक्ट करते हैं लड़के वाले देखते हैं जो वो लड़की वाले, देखो लड़के तो लड़की वाले खुद अपने दामाद को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास उनका आवेदन आया कि साहब हम निर्धन हैं, हम नहीं कर सकते, जितनी हम मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करते हैं। बारात उनकी आएगी जहाँ उनके तय हैं, जहाँ उनके जो सब वो आएगी, उनका वेलकम भी हम करते हैं, स्वागत भी हम करते हैं। यहाँ पीछे फेरे भी होंगे, दान दहेज भी सब लगा हुए हैं, वरमालाएँ, कार्यक्रम उसी तरह होगा
जैसे हमारे यहाँ रीति रिवाज है, आप साथ भाजी देंगे, जो भी हम दे। आज श्री बालाजी जन्मोत्सव समिति द्वारा पिछले 16 वर्षों से लगातार बालाजी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में आज ये 16वां कार्यक्रम श्री रामलीला स्टेज पर आयोजित हो रहा है, जिसमें 3 जो है कन्याओं की शादी समिति द्वारा की जा रही है। ये पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा को निकाल रहे थे पहले, फिर हमने ये किया कि कुछ जो गरीब कन्या है उनका विवाह किया जाए, जो एक अच्छा प्रयास रहेगा। और इसी प्रयास को करते हुए पिछले अब कुछ वर्षों से यहाँ कन्याओं की शादी की जा रही है। इसी क्रम में आज 3 कन्याओं की शादी यहाँ की जा रही है। मेरा मानना है कि जो ये कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे जो निर्धन कन्या है, जो निर्धन परिवार है, जिन्हें अपनी कन्याओं की शादी के लिए थोड़ी टेंशन रहती थी कैसे होगी, तो उसमें इस संस्था द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस बार 3 की, पिछली बार 2 की गई थी, इस बार 3 की जा रही है। और हमारा भविष्य में यही प्लान रहेगा कि और इससे संख्या को बढ़ाया जाए। मैं इसी अजी हमारा जो है ये सब वेस्ट जा रहा था, कोई बैंड बाजे में, कोई इधर उधर। हमने ये सोचा इसके बाद जो है निर्धन कन्याओं की शादी करने का हमने प्रण लिया, और इस प्रण से हम हर साल 1-2 कन्याओं का कार्यक्रम बढ़ाते ही रहेंगे जब तक हमारी हिम्मत देगा भगवान। ये हमारी परंपरा हमने डाल दी है। कोई बैंड बाजा, कोई कुछ नहीं करेंगे। ये परंपरा निर्भर करता है कि हम इसे कहाँ तक ले जाए। हमारी कोशिश तो यही है कि हम 3-4 जितना भी हम कर सकते हैं, जो भी गरीब होगा, जो हमें बालाजी महाराज शक्ति दे, उतना हम आगे जिंदगी है। सितारगंज के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विदाई समारोह का। इस अवसर पर स्कूल की 16 छात्राओं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ललिता कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चियों की विदाई हो रही है, लेकिन इस बार का आयोजन कुछ खास है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विदाई के समय छात्राएं भावुक होकर रो पड़ती हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम इतना शानदार रहा और आनंदमय रहा कि माहौल खुशी से भर गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खासतौर पर कोतवाली प्रभारी सुंदरम शर्मा की कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और साथ ही उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथि और छात्राओं को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रिंसिपल ललिता कोहली ने कोतवाल सुंदरम शर्मा को बैच पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। इस भावुक लेकिन खुशियों से भरे समारोह में छात्राओं के अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। को और बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी। पहले तो हम लोग ये आज के दिन बहुत रोना धोना होता था विदाई समारोह में, लेकिन इस बार हमें ये ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि बच्चे हमसे विदा हो रहे हैं।
इस बार ये महसूस हो रहा है कि अगली कक्षा में बच्चे जा रहे हैं और बहुत अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है हमारे अंदर और बच्चों में भी एक उत्साह है, डर भी लगा हुआ कि हम आगे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। उनकी पूरी पढ़ाई का एक इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है जिससे वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। 13 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनमें से कुछ बच्चों का फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकेंड भी उनका लास्ट राउंड रह गया है, जिसमें वो शायद अब क्लियर हो ही जाएगा कि कुछ समय बाद उनका रिजल्ट आने से पहले उनका प्रवेश बेंगलोर और पुणे में हो जाएगा। ये बड़ी खुशी की लहर है हमारे अंदर, लेकिन अभी तक अभिभावकों के समझ में इस बात का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आया है कि क्यों फ़ोन मंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी बिजी शेड्यूल हो रहा है, उनसे बात नहीं कर पाए हैं अभी अभिभावकों से हम, और मार्च के लास्ट क्लोजिंग का समय भी है, बहुत सारे काम एडमिशन वगैरह बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, जिस वजह से हम भी बिजी हैं। अभिभावकों की हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार का जो विदाई समारोह है बड़ा ही खुशी का समारोह मना रहे हैं। आज जो वार्षिक उत्सव था, उस वार्षिक उत्सव के बीच भी बहुत हमें अपने अवसर दिखाने का मौका मिला कि जितना कार्य हमारे शिक्षकों द्वारा हमारे द्वारा किया गया था, उस प्रदर्शन को हमने विभागीय अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया और बच्चों ने अपनी परिस्थितियाँ दी, जिससे मुझे खुद लग रहा था कि हमारे बच्चे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।